हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छा कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो आपको हर जगह और हमेशा काम आएगा, चाहे वो 11th क्लास में आप पढ़ रहे हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, यहाँ तक कि आप बेसिक जो है ना पढ़ रहे हो तो भी आपको काम आएगा, या जूनियर क्लास में भी आप पढ़ रहे हो तो आपको काम आएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक क्या करनी है, इसको पढ़नी है और समझनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, देखिए न्यूक्लिक एसिड अध्ययन करने वाले हैं। क्या अध्ययन करने वाले हैं बाबू? न्यूक्लिक एसिड। ज़रा ध्यान से अब देखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, या न्यूक्लिक एसिड हम कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग अध्ययन जो करने वाले हैं वो क्या अध्ययन करने वाले हैं? न्यूक्लिक एसिड। पास में आ रही है? क्या अध्ययन करने वाले हैं बाबू? न्यूक्लिक एसिड अध्ययन करने वाले हैं। इसे हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसको अगर आप हिंदी में जाने तो इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? न्यूक्लिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको अगर हम बोले तो इसको हिंदी में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लिक अम्ल के हम लोग नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। अब ध्यान देना है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ये होता क्या है या कहते किसको हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए। पूर्ण रूप से अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कहा जाता है बाबू किसको? DNA और साथ ही साथ किसको बाबू? RNA को। DNA और RNA को कहा जाता है। पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, तब उसके बारे में जो है ना एज ए इंट्रोडक्शन टाइप के हम दे देते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक करके इसको क्या करेंगे तो क्लियर तरीक़ों से डीप में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो DNA क्या है? तो DNA एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है बाबू, जिसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। RNA क्या है? तो ये भी एक प्रकार का अगर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन ये रेगुलर काम नहीं करता। हमेशा ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं करता है। प्रॉपर ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। कोई दिक्कत? ये बात तो समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं। अब इस DNA और RNA को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसका पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ज़रा ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे अध्ययन करते हैं कि आखिर DNA दिखता कैसा है। तो DNA जो होता है बाबू ये डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? DNA डबल हेलिक्स होता है। इस प्रकार से अगर हम बात कर लें तो DNA कैसा होता है, दिख रहा है? इस प्रकार से DNA का स्ट्रक्चर होती है। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये जानकारियाँ आपको दिया गया किसको लेकर के? तो DNA को लेकर के। RNA जो स्ट्रक्चर होती है ये देखिए इस प्रकार से होता है। अब कैसे ऐसा होता है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको। बात क्या आ जाती है कि ये होता है डबल हेलिक्स। डबल क्या होता है बाबू? हेलिक्स, जिसे लोग द्विकुंडलित कहते हैं। और ये क्या होता है? सिंगल हेलिक्स, जिसे हम लोग एक कुंडलित कहते हैं, है ना? अब जरा ध्यान से देखिए। तो DNA के अंदर इस प्रकार से आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, है ना, या एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी को स्ट्रक्चर अगर आप 3D में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो संरचनाएँ आपको दिख रही है इस प्रकार से, जो ऐसे डबल लेयर ऐसे दिखाए गए हैं। देखिए हम लोग जब ऐसे बनाते हैं ना तो ये कट जाता है बाबू आपस में, दिख रहा है? ऐसे जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये बीच में ऐसा लगता है कि कटा हुआ है। देखिए दिख रहा है आपको? लेकिन जनरली अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस प्रकार के संरचनाएं नहीं दिखती है। दिख रहा है? यहाँ पर ऐसे करेंगे तो क्रॉस कट रहा है ना, समझ में आ रहा बात? देखिए यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है? क्या रहा? आपस में क्रॉस होकर कट रहा है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। ये 3D होती है। जैसे किस प्रकार से जो ट्रेन की पटरी होती है ऐसे समांतर क्रम में, ऐसे हमेशा रेगुलर उतना ही बराबर होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी होती है कि राउंड रहेगा ऐसे इस प्रकार से,
समझ रहे हैं। और ये आपस में कटती नहीं है, लेकिन जब जहाँ लोग 2D स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एक कटा हुआ नज़र आता है। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ें आप समझेंगे। इसी को अगर घुमा के दिखाया जाता तो चारों तरफ से आपको 3D 360 डिग्री पर घुमा के इसको अगर हम दिखाते तो आपको क्लियर पता चलता। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। ये DNA का स्ट्रक्चर हो गया बाबू। और DNA और RNA को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए कि आखिर न्यूक्लिक एसिड और DNA RNA आए कहाँ से। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, कैसा होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, कैसा दिखता है ना। ये तो बेसिक जानकारियाँ हो गई। इसका जाना कार्य क्या है, वो कार्य, उसका कार्य क्या है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और इसको डीप में अध्ययन करते हैं। इंट्रोडक्शन मोटा मोटी बता दी गई और आपको इम्पोर्टेंट इस व्यू से है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है बाबू, और साथ ही साथ VVI भी है। इस बात का ध्यान रखें। ये इम्पोर्टेंट क्यों है और VVI क्यों है, इस पर थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं, ज़रा आप नोटिस कीजिएगा। देखिए जो है ना, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको 11वीं क्लास में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये VVI इसलिए है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 12वीं क्लास में पूछी जाती है एनुअल एग्जाम में। इसलिए बताया गया कि ये इम्पोर्टेंट और VVI दोनों है। बात समझ आ रही है। और आपको थंबनेल पर भी दिखा होगा VVI टॉपिक 1 ली, तो VVI टॉपिक को हम पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि हर बच्चों को कम समय में चीज़ें अब जो है ना कैप्चर हो सके। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ते रहनी है और समझते रहनी है और रेगुलर कंटिन्यू रहनी है। ऐसे हम भी प्रयास करें कि आप रेगुलर वीडियो आपको टाइम टू टाइम दें, है ना, ताकि आपको भी अच्छा जाना है क्या चीज़ें, तो टॉपिक और अच्छा जाना क्वेश्चन बनाने में मज़ा आए। अच्छा टॉपिक पढ़ने और क्वेश्चन बनाने में उससे जुड़ा हुआ मज़ा आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है। अब इसके अलावा ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, ये तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या आ जाती है, ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबू, तो ये तो जानकारी आपको पूरी तरह से दे दी गई कि आखिर होता क्या है या कहते किसको हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बेसिक, अगर आप जूनियर क्लास के हैं तो उसके लिए भी ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारियाँ भी ये माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 11 12 में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको जब जूनियर क्लास में है, 9 10th में है, तो आप कम से कम इसको सीख सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उतना जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको ज़रूरत नहीं है अगर जूनियर क्लास में है तो, लेकिन तो भी सीखेंगे। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, तो अच्छी बात है, आपको मदद मिलेगी आने वाला समय में अगर आप इस प्रकार से 11 12 बायोलॉजी से करते हैं तो। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर DNA का स्ट्रक्चर बताया गया, वो ये DNA का 3D स्ट्रक्चर है। DNA का एक ऐसा स्ट्रक्चर है 3D, बात समझ में आ रही है। एक ये DNA का 3D स्ट्रक्चर है बाबू, क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके बारे में पूरी डीप जानकारियाँ हासिल करते हैं। पूरे बेसिक से हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें हम दे सकें और टॉप लेवल का दे सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, ये DNA का स्ट्रक्चर है ना। अब ये क्या है, तो थोड़ा सा हम DNA को देख लेते हैं। इस DNA को देखने से पहले हम क्या करते हैं, तो कुछ आपको संरचनाएं दिखाते हैं। देखिए, जीवों के निर्माण जो होता है, यानी जीवों का विकास जो होता है बाबू, किससे होती है, ज़रा ध्यान देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कोई भी क्या है, जीव, तो कोई भी जीवों का विकास जो होती है बाबू, वो किससे होती है, कोशिकाओं से होती है। किससे होती है बाबू, कोशिका से, यानी सेल से आप कह सकते हैं। किससे होती है, सेल से होती है। कोई दिक्कत? अब ज़रा ध्यान से देखिए कि जब किसी भी जो है ना जीवों का विकास कोशिका से होती है, तो उस कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है बाबू, और उसका एक अलग अपना शेप होती है, उसकी साइज भी होती है। समझ रहे हैं, उसकी शेप जो है ना एक निश्चित शेप, एक निश्चित साइज होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम है ना एनिमल सेल को लेकर के बाबू चलेंगे। किसको लेकर के चलेंगे, एनिमल सेल को लेकर के चलेंगे, यानी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को लेकर के अध्ययन करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता कहाँ है और पाया कहाँ जाता है, ठीक है ना, और वो दिखता कहाँ है और कैसा दिखेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। तो चलिए, आपको हम यहाँ पर बताया कि जीवों का विकास किससे होती है बाबू, कोशिका से। तो हम उसी कोशिका में हम लोग क्या करेंगे, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका को लेकर के अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं और जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, ये जो संरचनाएं आपको ऐसे दिख रही है बाबू, ये क्या है, जंतु कोशिका। हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं, जना सेल जना क्या यूनिट ऑफ लाइफ में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि किसी भी जीवों का निर्माण कोशिका से होती है। और
जंतु को और सभी कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। और उसी प्रकार से हम आपको बताए थे कि जो है ना अंडाकार जो कोशिकाएं होती है वो किसकी होती है, जंतु कोशिका के। षष्ठभुजाकार किसकी होती है, प्लांट सेल के। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आयताकार किसकी होती है, तो प्लांट सेल के। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, तो आपको पता ही है ऑलरेडी पहले भी, लेकिन हम इसी से जुड़ा हुआ कुछ आगे अध्ययन करते हैं और समझते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए अब यहाँ पर बातों को समझिए। तो हम क्या अध्ययन कर रहे थे बाबू, ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या बातें आ रही थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो संरचना है आपको दिख रही है, ये एक प्रकार का अंडाकार संरचना है। और ये अंडाकार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो एनिमल सेल कहते हैं। अब क्या कहते हैं, एनिमल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत, यानी जंतु कोशिका इसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बात क्या आ जाती है कि इस जंतु कोशिकाओं के मध्य में जो होती है कुछ संरचनाएं पाई जाती है बाबू। इस संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, इस संरचनाओं को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसे हिंदी में हम लोग बोले केंद्रक कहते हैं। वो क्या कहते हैं, केंद्रक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। अब ज़रा नोटिस कीजिए, तो कोशिकाओं के अंदर जो है आपको जानकारियाँ दी गई कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब ज़रा समझिए यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ज़रा ध्यान से हम लोग देखते हैं बाबू कि इसके अंदर भी ध्यान सुनिएगा, कोशिका के अंदर कुछ गोलाकार संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इस केंद्रक के अंदर भी कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है बाबू। इस केंद्रक के अंदर भी कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से दिख रहा है। इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको लोग हिंदी में केंद्रिका कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू, केंद्रिका। कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसी के अंदर कुछ और भी संरचनाएं देखने को मिलती है। ज़रा आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, इस प्रकार से संरचनाएं कुछ देखने को मिलती है बाबू, उलझा हुआ आपस में, है ना। अब इसी संरचना को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन या क्रोमैटिन वेव या क्रोमैटिन जालिका, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन जालिका भी, या वेव या नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसको क्रोमैटिन और हिंदी में भी क्रोमैटिन ही कहते हैं। क्रोमैटिन के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए बाबू यहाँ पर कि ये जैसे क्रोमैटिन धीरे धीरे विकसित करती है, तो विकसित करते 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 एक समय आता है कि ये डीएनए का रूप धारण करते चली जाती है बाबू। किसका रूप धारण करता है, डीएनए का। और ये डीएनए जो है विकसित करते करते एक किसका जो है रूप धारण कर लेता है बाबू, क्रोमोसोम का, पास मेरे गुणसूत्र का। और जरा आप नोटिस कीजिए कि ये जो गुणसूत्र आपको दिख रही है और ये जो डीएनए दिख रही है, इसके साथ और भी चीज़ें होती है, आरएनए भी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर, लेकिन हम लोग बात करेंगे डीएनए को लेकर के, फिर उसके बाद हम लोग आरएनए को अध्ययन करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होती है बाबू, डीएनए और आरएनए पाई जाती है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, जब कोशिकाओं के किसी में बाबू केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए पाई जाती है, तो जरा ध्यान से देखिए, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्या, फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर एक वैज्ञानिक हुए बाबू जिनका नाम था फ्रेडरिक मेसर। इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखेंगे, इस डीएनए और आरएनए को जो है ना एक नाम दिया। क्यों नाम दिया, जरा ध्यान से देखेंगे। कितना ईस्वी में, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो 1869 ईस्वी में बाबू। कितने ईस्वी में, जरा आप नोटिस कीजिएगा, 1869 ईस्वी में क्या किया, ध्यान से सुनेंगे फिर से। फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने कितने ईस्वी में बाबू, जरा आप समझिए ध्यान से। तो फ्रेडरिक मेसर नामक जो वैज्ञानिक थे बाबू, वो क्या किए, तो कितना ईस्वी में, 1869 ईस्वी में डीएनए और आरएनए का जो है ना एक नामकरण किया, मतलब एक नाम दिया।
क्यों नाम दिया और किस आधार पर नाम दिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हम अभी बताया कि डीएनए आरएनए कहाँ पाए गए, केंद्रक के अंदर पाए गए। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि डीएनए और आरएनए केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इन्होंने उसका नामकरण किया किसके आधार पर, केंद्रक में पाए जाने के आधार पर इसका उन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लिन। क्या नाम रख दिया, न्यूक्लिन। बात समझ आ रही है। अब जरा नोटिस कीजिए, डीएनए और आरएनए का नाम बहुत पहले अगर हम अध्ययन करें इस ईस्वी के आसपास में, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे बाबू, क्या नाम था, न्यूक्लिन। फिर बाद में जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो देखा उन्होंने कि इसमें कुछ एसिड का गुण पाया जा रहा है। किसका गुण पाया जा रहा है बाबू, जरा ध्यान दीजिए, किसका गुण पाया जा रहा है, एसिड का गुण पाया जा रहा है। तो फिर बाद में जो है ना क्या की गई, इसका जो है नाम बदल करके न्यूक्लिन से क्या कर दिया गया बाबू, न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू, न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, क्या नाम रख दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। फिर समझेंगे, एक बार हम पुनः इसको डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं। कोशिकाओं के अंदर, फिर से ध्यान से सुन लेंगे, रिकैप देते हैं। कोशिकाओं के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रिका और साथ ही साथ क्या, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन विकसित करते हुए डीएनए वगैरह बनाएगा, विकसित करते हुए गुणसूत्र वगैरह बन जाएगी। वही डीएनए और आरएनए की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए की। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक मेसर। इन्होंने क्या किया, 1869 ईस्वी में जो है डीएनए और आरएनए को नामकरण किया और उन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर पाया जा रहा, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या, न्यूक्लिन। फिर बाद में जो है ना कुछ समय बीती तो जो है बहुत सारा जो है ना वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो देखा कि इसके अंदर कुछ एसिड का गुण है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम जो है ना चेंज करके उसी केंद्रक के आधार पर ही देखिए इसका नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड। यानी आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। और यही न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए कहे गए बाबू। यही न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा गया, डीएनए और साथ ही साथ आरएनए कहा गया। बात समझ में आ रही है, क्या कहा गया बाबू, डीएनए और आरएनए। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो है ना व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो आपको बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का डीएनए और आरएनए है। क्या है, डीएनए और आरएनए है, जो आपको हम इससे पहले बता रहे थे। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए और आरएनए ऑलरेडी हम पहले बताते हैं ना कि डीएनए आरएनए को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, आपको इस स्लाइड में जानकारियाँ दे दी गई पूरी तरह से क्लियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनावटों की बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूक्लिक एसिड बनता किससे है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहला नंबर हम लोग अध्ययन करते हैं न्यूक्लिक एसिड को लेकर के बाबू। कोई दिक्कत, तो न्यूक्लिक एसिड किसको कहा जाता है, तो ज़रा आप नोटिस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए को कहा जाता है बाबू। किसको कहते हैं, डीएनए और आरएनए को। क्लियर समझ में आ रहा है, किसको कहा जाता है बाबू, डीएनए और आरएनए को कहा जाता है। ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। बात क्या आ जाती है कि डीएनए और आरएनए बने किससे होते हैं, तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बात क्या आ जाती है, इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें पाई जाती है। बात समझ में आ रही है, क्या क्या पाई जाती है बाबू, तो ज़रा ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक शुगर पाई जाती है, जिसको लोग हिंदी में शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शर्करा। फिर इसके अंदर क्या पाई जाती है बाबू, फॉस्फेट। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है एन बेस, जिसे हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस या इसे एन बेस भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, नाइट्रोजनस बेस या एन बेस। कोई दिक्कत। अब ज़रा नोटिस करते हैं बाबू कि ये जो आपको शुगर दिख रही है, ये शुगर मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बाबू। एक जो होते हैं, एक को हम लोग राइबोज कहते हैं। क्या कहते हैं, और दूसरे को हम लोग जो बोलते हैं बाबू, वो डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डीऑक्सी राइबोज। एक हो गया राइबोज और दूसरा क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज।
यानी शुगर कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। देखिए फॉस्फेट जो है ये सिंगल एक ही प्रकार की होती है। किस फॉर्म में होती है बाबू? जरा आप ध्यान से देखिए, ये जो होती है फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होती है। फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होती है। हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे बाबू, और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है क्या, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के, एक होता है बाबू प्यूरिन, क्या होता है? प्यूरिन। और दूसरे जो होता है बाबू वो क्या होता है? पायरिमिडिन। बात समझ में आ रही है? एक हो गया प्यूरिन और दूसरा क्या हो गया? पायरिमिडिन। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखते हैं आगे बाबू और समझते हैं। जरा नोटिस कीजिएगा राइबोज क्या होती है ना। अब जरा ध्यान से देखिए सर, थोड़ा सा आवाज़ दें। तो देखते हैं, अगर हम बात कर रहे थे, ज़रा ध्यान से देखिए क्या था? राइबोज। शुगर कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। क्लियर हो गया। ये क्या था ज़रा नोटिस कीजिएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अब देखिए राइबोज था और क्या था? डीऑक्सीराइबोज। अब ज़रा नोटिस करते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि राइबोज क्या है और डीऑक्सीराइबोज क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि आखिर राइबोज क्या है और डीऑक्सीराइबोज क्या है। ज़रा ध्यान से इसको देखिए और समझिए। अब ज़रा चलते हैं आगे हम लोग। राइबोज जो होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का शुगर है, और ये राइबोज जो है किसके अंदर पाई जाती है बाबू? ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये पाई जाती है आरएनए के अंदर। ये किसके अंदर पाई जाती है? आरएनए के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये किसके अंदर पाई जाती है? तो डीएनए के अंदर पाई जाती है बाबू। किसके अंदर पाई जाती है? डीएनए के अंदर पाई जाती है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बात क्या जाती है, ये जानकारी आपको दिया गया किसको लेकर के। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर बाबू क्या आ गई, तो राइबोज किसके अंदर पाई जाएगी? आरएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर क्या पाई जाएगी बाबू? डीऑक्सीराइबोज। अब ज़रा नोटिस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि इसके कुछ सूत्र होते हैं बाबू। किसके? तो राइबोज के। राइबोज का सूत्र क्या होता है और इसका देखिए, पहले हम राइबोज का क्या अध्ययन कर लेते हैं, तो सूत्र, और फिर इसके अलावा हम क्या अध्ययन कर लेंगे बाबू? इसका तो स्ट्रक्चर। बस में आ रही है, इसको हम लोग 2 चीज़ों के रूप में अध्ययन करेंगे। पहले तो सूत्र अध्ययन कर लेते हैं और फिर इसका हम लोग स्ट्रक्चर अध्ययन कर लेंगे। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए बात क्या जाती है, तो इसका सूत्र होता है बाबू C5H10O5 होता है। इसको अगर आप कार्बोहाइड्रेट अध्ययन करेंगे तो इसको पेंटोज के रूप में मिलेगा। इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं, इसको पेंटोज शुगर के नाम से हम लोग जानते हैं भी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको पेंटोज शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बनों के बीच एक ऑक्सीजन रहती है। जब इसके स्ट्रक्चर को हम अध्ययन करेंगे तो बताएंगे, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। और ये भी जो है ना, देखिए पेंटोज शुगर ही कहा जाता है बाबू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 5 कार्बनों के बीच एक ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसके भी सूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं? C5H10O4 होता है बाबू। जरा आप नोटिस कीजिएगा, इसका जो है ना सूत्र ए होता है। और इसके अगर हम बनावट की बात कर लेते हैं तो ज़रा इसके केमिकल स्ट्रक्चर की हम अगर बात कर लें बाबू, तो ज़रा आप नोटिस कीजिए, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है बाबू वो क्या होता है? ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा इस प्रकार से होगा। दिख रहा है? एक केमिकल, इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा बाबू। क्लियर हो गया? इस प्रकार से इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिख रहा है? केमिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसका मिलेगा।
अब चलते, इसका भी वैसे ही सेम रहेगा, बशर्ते एक ऑक्सीजन की इसमें कमी रहेगी, बशर्ते इसमें दोनों केमिकल स्ट्रक्चर सेम ही होंगे। इसके अगर केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं बाबू, तो इसके भी केमिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से ही होते हैं, बशर्ते फ़र्क होगा कि इसके अंदर क्या होगा। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की एक कमी रहेगी, क्लियर हो गया इस प्रकार से। तो अब ज़रा नोटिस करेंगे, ये जानकारी आपको दी गई कि इसके भी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होंगे। अब ज़रा नोटिस करते हैं बाबू, इसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए, ठीक है ना, ये केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का हो गया। अब नोटिस करने वाली बात आ जाती है कि ध्यान देंगे, यहाँ पर OH समूह ऐसे जुड़ा रहता है। पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, उसका तब इसको हम यहाँ पर लिख करके बताएंगे। ज़रा आप नोटिस कीजिए, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखिए, ये संरचना आपको दिख रही है। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, इसमें शुगर को अगर देखें, चलिए इसमें शुगर नहीं है, ठीक है ना, छोड़िए, आगे हम लोग इसको डायरेक्ट अध्ययन कर लेते हैं। ज़रा आप नोटिस कीजिए, ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, यहाँ पर देखिए, इसके अंदर एक OH समूह रहेगा, ठंडा ज़्यादा है, चलिए, तो ये जानकारी आपको दे दी गई। अब देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगा बाबू, एक OH हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे, CH2OH, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। कार्बन तो 2, इसके साथ 3, एक इसके साथ, हाँ ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हो गया, इस प्रकार से ऐसे संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। इसको आप ज़रा नोटिस कीजिए, देखिए 17 हाइड्रोजन अलग अलग है, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो अब थोड़ा सा मिला लेते हैं एक बार, कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक नीचे OH होता है 5, तो 5 को यहाँ पर हो गया बाबू, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या अगर देख लेते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, और यही जस्ट सेम रहेगा बाबू, खाली एक ऑक्सीजन इसमें जो है ना कम जाएगा, यानी यहाँ पर जो नीचे OH है यहाँ नहीं रहेगा, और जो चीज़ें सेम रहेगी, कोई दिक्कत। ये हो गया किसका, तो राइबोसोम का जो है ना केमिकल स्ट्रक्चर, और ये हो गया क्या, केमिकल फार्मूला। उसी प्रकार से इसका केमिकल फार्मूला हो गया, और रासायनिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बशर्ते यहाँ पर एगो ऑक्सीजन कम जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखते हैं, ये तो आपका हो गया किसको लेकर के, शुगर को लेकर के आपको जानकारियाँ दे दी गई, किसको लेकर के बाबू, शुगर कंप्लीट, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसको लेकर के। अब जरा ध्यान देने वाली बात आती है फॉस्फेट को लेकर के। तो फॉस्फेट जो होता है बाबू, ये DNA और RNA दोनों में सेम पाई जाती है। फॉस्फेट चाहे DNA हो या फिर क्या हो, ज़रा ध्यान से देखेंगे, DNA हो या फिर क्या हो, RNA हो, बस यारी है। अब ज़रा नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, DNA हो या फिर क्या हो, RNA, दोनों में क्या होती है बाबू, जो है ना, किस रूप में पाई जाती है, फास्फोरिक एसिड के रूप में पाई जाती है। और जिसका अगर हम सूत्र की बात कर लेते हैं तो PO4 -3 या 3- ऐसा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, निगेटिव चार्ज दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, 3- या -3, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको। तो ये जानकारी आपको दिया गया, PO4 3 या -3। अच्छा एक मिनट हम देख लेते हैं, अभी जो उसमें था ना स्ट्रक्चर में, इसमें है, चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी आपको दी गई, है ना। अब जरा नोटिस कीजिए, ये हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके स्ट्रक्चर कोई विशेष ये नहीं होते हैं बाबू। इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं देखिए कैसे होते हैं। इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं तो इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, तो
सूत्र बता दिया गया फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट का, और स्ट्रक्चर बता दी गई। बात समझ आ रही है, दोनों के अंदर सेम होती है, डीएनए हो या आरएनए दोनों में सेम पाई जाती है। क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं किसको लेकर के बाबू, नाइट्रोजनस बेस को लेकर के। तो जरा आप नोटिस कीजिए, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं बाबू, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं और एक एक करके समझ लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के बाबू, एक प्यूरिन और दूसरा क्या, एक प्यूरिन और दूसरा क्या बाबू, पायरोमिडिन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, प्यूरिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बाबू, एक एडिनिन होती है और दूसरा क्या होता है, गुआनिन। एक क्या होती है बाबू, एडिनिन, और दूसरा क्या होता है, गुआनिन। बात सुना रही है, एक एडिनिन और दूसरा क्या होता है बाबू, गुआनिन होता है। क्लियर हो गया। अब जरा नोटिस कीजिए किसको लेकर के, पायरिमिडिन। तो पायरिमिडिन दो प्रकार के होते, तीन प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन होते हैं, अब ज़रा इसको हम लोग देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए कौन कौन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये तीन प्रकार के, एक होता है टीसी और एक होता है यूरासिल। मतलब टीसी यानी क्या, थायमिन, और दूसरा क्या हो गया बाबू, जरा आप ध्यान से देखेंगे, एक हो गया थायमिन, दूसरा हो गया साइटोसिन और तीसरा हो गया यूरासिल। इन तीन प्रकार के वो होते हैं। फिर समझेंगे डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जरा आप ध्यान से देखिए बाबू, डीएनए और आरएनए यानी क्या, न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन प्रकार के जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलती है, घटक या कंपोनेंट्स तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। या आप कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का निर्माण तीन घटकों से होती है, शुगर से पहला, दूसरा फॉस्फेट से और तीसरा नाइट्रोजनस बेस से। शुगर जो होते हैं क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक राइबोस शुगर, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है डीएनए के अंदर पाई जाती है, जिसका सूत्र ये होता है और केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसी प्रकार से अगर हम आरएनए के अंदर बात करें तो आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ए होता है, आरएनए के अंदर जो है ना पाई जाती है जो राइबोस शुगर, उसका स्ट्रक्चर ए होता है और इसका केमिकल जो है ना फार्मूला ए होती है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई। अब चलते हैं, फॉस्फेट जो है ये डीएनए और आरएनए के अंदर दोनों सेम ही होती है, इसके फार्मूला ए होते हैं। ये 3 लिखा हुआ, जे नहीं समझ जाएंगे, और ए जो दिख रही है इसके सूत्र हो गए, इसके फार्मूले हो गए, नीचे सूत्र हो गया। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक प्यूरिन और दूसरा क्या, पायरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए दोनों के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये डीएनए और आरएनए दोनों के लिए है। मतलब कहने का अर्थ कि ये डीएनए हो या फिर आरएनए, ये दोनों में सेम ही पाए जाते हैं बाबू। ये डीएनए और आरएनए दोनों के लिए क्या है, सेम है। कौन, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर बाबू, किसको लेकर के, पायरिमिडिन को लेकर के देखते हैं। तो पायरिमिडिन जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों में थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अब कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये पायरिमिडिन जो है ये डीएनए में कुछ और रहेगा और आरएनए में कुछ और रहता है ना। डीएनए में कुछ और आरएनए में कुछ और रहेगा। अब कैसे कुछ और रहेगा, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए इसको बाबू, कैसे थोड़ा सा बदलता है एक दूसरे से, इसको थोड़ा सा हम कैप्चर करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात क्या जाती है कि ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये डीएनए के अंदर जो पायरिमिडिन है दो प्रकार के होंगे। एक होगा क्या, थायमिन, जिसको हम बोलते हैं टीसी। क्या बोलते हैं बाबू, टीसी बोलते हैं। कोई दिक्कत। टीसी ने क्या, थायमिन और साइटोसिन। दूसरा जो बताया गया आरएनए के अंदर, ये जो आरएनए के अंदर दिखेगा ये किस फॉर्म में पाया जाएगा बाबू, यूसी के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में, यूसी के रूप में। यूसी यानी यूरासिल और साइटोसिन दिख रहा है। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके केमिकल स्ट्रक्चर और जो है ना साथ ही साथ इसके फार्मूले के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये सब तो अध्ययन कर चुके हैं, अब हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं और इसके प्रकार जो है उसको देख लेते हैं, इसके फार्मूला के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। चलिए, तो फार्मूला हम थोड़ा सा लेट से कैप्चर करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और इसके बीच में क्या क्या जो है बॉन्ड होती है, कैसे जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, इन सभी चीज़ों को अध्ययन कर लेते हैं और तब आगे आगे एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे। ज़रा आप नोटिस कीजिए, अब बात किया जाती है, ज़रा देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे क्या, नाइट्रोजनस बेस।
नाइट्रोजिनस बेस, या इसको हम लोग एन बेस के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या? नाइट्रोजिनस बेस। अब हम नाइट्रोजिनस बेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं बाबू। एक होता है प्यूरिन और दूसरा जो होता है बाबू होता है पायरिमिडिन। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, एक हो गया प्यूरिन। देखिए इसमें ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश सेम होती है बाबू, इसलिए हम यहाँ पर प्यूरिन, हिंदी इंग्लिश सेम होती है इसलिए ज़्यादातर हम यूज नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, बकाना नहीं आपको कि इंग्लिश केवल बता रहे हैं। प्यूरिन और पायरिमिडिन, पायरिमिडिन। कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होती है, अगबकाना बिल्कुल नहीं है। अब जरा नोटिस कीजिए, प्यूरिन आपको बताया गया चाहे डीएनए हो या आरएनए, ध्यान देंगे प्यूरिन चाहे वो क्या हो बाबू, डीएनए हो या आरएनए, ठीक है ना। प्यूरिन चाहे क्या हो, डीएनए या फिर क्या हो, आरएनए। क्लियर हो गया? ये दोनों में सेम ही पाए जाते हैं बाबू। कौन कौन पाए जाते हैं तो ज़रा नोटिस करेंगे, एडेनिन और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है गुआनिन। बात समझ आ रही है? एक क्या होता है बाबू, एडेनिन और दूसरा क्या होता है, गुआनिन। क्लियर हो गया? अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब चलते हैं। तो एडेनिन हो गया, इसका शॉर्ट नाम जो होता है बाबू वो क्या होता है, ए होता है, और इसका शॉर्ट नाम जो होता है बाबू वो क्या होता है, जी होता है। क्लियर हो गया? अब इसके स्ट्रक्चर को आगे हम लोग देखेंगे। तो प्यूरिन क्लियर हो गई। अब जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर पायरिमिडिन को हम लोग देखते हैं। देखिए पायरिमिडिन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बाबू, ये डीएनए और आरएनए में बदल जाती है। बस में रही है, ये डीएनए और आरएनए में सेम नहीं होती है, ये दोनों में बदल जाएगी। लेकिन ये होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ये होते कितने प्रकार के हैं बाबू, 3 प्रकार के। अब कौन कौन जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है, जरा ध्यान से देखिए, ऐसे तो होते 3 प्रकार के हैं, लेकिन अब देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो एक होता है थायमिन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है बाबू वो टी होता है। क्या होता है, टी होता है। कोई दिक्कत? अब ज़रा नोटिस कीजिए, ज़रा ध्यान से देखिए, दूसरा जो होता है बाबू ये क्या होता है, साइटोसिन होता है बाबू। क्या होता है, साइटोसिन। और इसका जो है ना शॉर्ट जो होता है बाबू वो क्या होता है, सी होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ज़रा नोटिस कीजिए, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूरासिल। क्या बोलते हैं बाबू, यूरासिल। और इसका शॉर्ट जो होता है यू होता है। पास में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें फ़र्क क्या होता है कि दोनों अलग अलग फॉर्म में पाया जाएगा। ये डीएनए में कुछ और रहेगा और आरएनए में कुछ और रहेगा। अभी भी हम बता रहे थे कि डीएनए के अंदर क्या रहेगा बाबू, तो जानकारी आपको दी गई कि डीएनए के अंदर है ना, ध्यान देंगे कौन कौन रहेगा, थायमिन और साथ ही साथ साइटोसिन। समझना रहा बात? इसलिए लोग बोलते हैं कि डीएनए के अंदर टीसी के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है बाबू, टीसी के रूप में रहता है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आरएनए को हम लोग लेकर के चलते हैं। आरएनए के अंदर जो होता है बाबू ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो देखिए आरएनए के फॉर्म में रहेगा, एक रहेगा ए और दूसरा रहेगा ए, मतलब ये दोनों में रिपीट होता रहेगा। यानी ये जो है आरएनए के अंदर रहेगा 2 फॉर्म में, यू और सी। समझना ना बात? तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताएं डीएनए के अंदर, ध्यान देंगे, कोई अगर आपसे पूछ दे कि बताएं डीएनए के अंदर प्यूरिन क्या होगा, देखिए ध्यान देंगे, डीएनए अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं डीएनए के अंदर प्यूरिन क्या होगा, तो प्यूरिन होगा बाबू एजी, है ना जी, क्या जी, एजी। ठीक है। और पायरिमिडिन क्या होगा बाबू, तो
TC, AG तो हाँ जी लीजिए TC। मतलब याद इसको करने का एक तरीका है कि ये किसके अंदर होगा, DNA के अंदर। और वही अगर RNA रहता तो सब सेम रहेगा बाबू, केवल सब सेम रहेगा, केवल यहाँ पर हो जाएगा UC, बस U हो जाएगा, ये सब सेम रहेगा टोटल AGUC। ये किसके लिए हो गया, RNA के लिए हो गया। RNA के अंदर क्या, प्यूरिन AG और पायरिमिडिन UC। DNA के लिए क्या, प्यूरिन AG और पायरिमिडिन TC। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रही सबको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि DNA और RNA के बनावट कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, जब आप नोटिस कीजिए DNA जो होते हैं बाबू, आपको डबल हेलिक्स दिख रहे हैं, दिख रहा है। DNA का पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, और RNA का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे हम ऑलरेडी आपको शुरुआती में ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत। अब जरा नोटिस कीजिए बाबू, सबका हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर अध्ययन कर लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं साइटोसिन का केमिकल स्ट्रक्चर, दिख रहा है, सेम रहेगा उसमें भी। गुआनिन AG है ना, देखिए साइटोसिन है, देखिए गुआनिन है, एडीन है, देखिए स्ट्रक्चर यूरासिल हो गया। ये RNA के लिए हो गया। RNA में 4 नाइट्रोजनस बेस हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या, वो चारों को N बेस कहते हैं। N बेस बोले तो नाइट्रोजनस बेस, कोई दिक्कत। और ये जो दिख रहा है चारों, ये क्या है, DNA के लिए नाइट्रोजनस बेस है, N बेस है। देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें आएगा बाबू, किसको लेकर के, तो देखिए ये पॉइंट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी बस, और सब सेम रहेगा, दिख रहा है। मतलब कहने का क्या कि ये तीनों सेम होंगे, DNA हो या फिर RNA, दोनों सेम है ना, सेम टू सेम रहेगा, सेम और इसके भी सेम, कोई चेंज नहीं, मतलब बिल्कुल इक्वल रहेगा। लेकिन ये दोनों बदल जाएंगे, थायमिन के जगह DNA में थायमिन और RNA में यूरासिल। अब जरा नोटिस करते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतरों को हम लोग देख लेते हैं। तो हम आपको ऑलरेडी पहले जो है ना पढ़ा रहे थे, बता भी रहे थे, केमिकल स्ट्रक्चर सबका देख लीजिए। देखिए यहाँ पर थायमिन हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, और तो सबका सेम रहेगा, चाहे DNA हो या RNA। क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी जानकारी आपको दी गई है ना, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक ये पूरी जानकारी आपको दिया गया है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ज़रा आप नोटिस कीजिए। हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो हो गया। अब DNA और RNA में हम लोग अंतर अध्ययन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA। ये तो बनावट को लेकर के यहाँ पर अध्ययन कर लिए हम लोग, वहाँ पर जेनुअनली अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए पहला अंतर अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये द्विकुंडली दिख रहा है, ये सिंगल है ना। और भी अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए पहला अंतर तो हो गया, क्या रहेगा, ये HC, देखिए ये सिंगल हेलिक्स रहेगा, है ना, और ये क्या रहेगा, डबल हेलिक्स, कोई दिक्कत। दूसरा जाना, पहला ये हो गया अंतर, दूसरा ये अंतर है, पहला अंतर दूसरा अंतर। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस का अंतर है ना, कोई दिक्कत। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं इसके अंदर हम लोग जो है ना कैप्चर करते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं, है ना। अब ज़रा नोटिस कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलती है। DNA और RNA में हम लोग डिफरेंस, अंतर को अध्ययन करेंगे। टॉपिक यहाँ पर बना देते हैं, DNA और RNA में अंतर। DNA और RNA में क्या बाबू, अंतर को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जरा आप नोटिस कीजिए, इसको ध्यान से आप देखिए। देखिए जरा नोटिस करेंगे, हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, DNA और RNA में अंतर, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि DNA और RNA में क्या अंतर होगा। हम लोग इसको एक एक करके थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ज़रा नोटिस कीजिए, पहला अंतर को हम लोग देखते हैं बाबू। इसके अंदर जो है पहला नंबर, DNA के अंदर आपको राइबोज की डीऑक्सीराइबोज, DNA तो पहला नंबर किस जो है ना डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है बाबू, द्विकुंडलित होती है। और ये क्या रहेगा, सिंगल हेलिक्स,
क्या रहेगा बाबू, सिंगल हेलिक्स रहता है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं जरा दूसरा को अगर ध्यान दे लें तो देखिए दूसरा जो होता है ये क्या रहेगा, देखिए दूसरा जो रहेगा इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाएगा बाबू। डीऑक्सीराइबोज शुगर, कोई दिक्कत, इसके अंदर जो होगा बाबू राइबोज शुगर पाया जाएगा। कोई दिक्कत। तीसरा अगर के अंतर की हम बात कर लेते हैं तो तीसरा अंतर जो होगा बाबू वो क्या होगा, ज़रा नोटिस कीजिए। ये जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा। आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करेगा वो, स्थानांतरित करेगा। और ये क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करेगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ज़रा नोटिस कीजिए, ज़रा ध्यान देने वाली बात आ जाती है बाबू कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस क्या रहेंगे, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थायमिन, दिख रहा है। और इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं सब सेम रहेंगे। देखिए एडेनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, दिख रहा है, और क्या रहेगा, साइटोसिन रहेगा, एवं जो ये आपको थायमिन दिख रहा है इसके जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरासिल, दिख रहा है। अब चलते हैं, अब पांचवा को अगर हम देख लेते हैं, पांचवा को ज़रा नोटिस कीजिए। इसका आणविक भार रहेगा वो क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, सॉरी ज़्यादा रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा बाबू, कम रहेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है। तो ये सब अंतर आपको दिए गए किसको लेकर के, तो डीएनए और आरएनए को लेकर के। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें एक दो बातें हम लोग और सीख लेते हैं और उसके बाद क्लास को एंड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में इसको अध्ययन करेंगे। ज़रा आप ध्यान से देखिए बाबू, देखिए अब यहाँ पर देखना है कि ये जो डीएनए और आरएनए के अंदर जो है ये क्या है पाए जा रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं बंध बनाता है बाबू। तो जब भी जो है ना, देखिए एडेनिन है तो गुआनिन के साथ न जुड़ करके एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो किसके साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और किसके साथ, तो थायमिन के साथ। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि थायमिन जब भी जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ। कोई दिक्कत। अब ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोसिन जब भी जुड़ेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या, गुआनिन के साथ। या आप कह सकते हैं कि गुआनिन जब भी जुड़ेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। ये बातें आपको याद रखनी है बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे और आगे एक करके अध्ययन करेंगे। आप प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको वीडियो आते रहे। काफ़ी डिले हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रही, बहुत व्यस्तता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको जल्दी जल्दी कंटेंट दी जाएगी। आप जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को, और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, बेहतर करते रहिए और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बातें करते हैं। मन से पढ़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बातें करते हैं।